जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम 2025-2026 के लिए मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बुक लिस्ट बताने वाला हूँ। अब पूरी ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और बाकी बेहतरीन होने वाली है, जो बहुत अच्छी तरीके से मैं हर चीज़ एक वेबसाइट से लेकर के हर एक बुक जो खुद मैंने एक साल में जो सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसके बारे में बताऊँगा। और खुद एक्चुअली मैं एक के एस्पिरेंट्स हूँ, जो मुझे भी 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट, याद रखना। देखो, अगर हम बात करें पहला GS1 की, हम पहले बात करते हैं, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा GS1, GS2, GS3 ये आपको प्रीलिम्स के लिए मदद करता है, इसलिए हम इसमें बात करेंगे, इस सिर्फ वीडियो में बात करेंगे GS1, GS2, GS3, GS4 यानी 4 ही GS के, यानी 1000 की बात करेंगे, जो आपको प्रीलिम्स के लिए भी मदद करेगा। यहाँ का वेबसाइट जो आप करंट अफेयर जहाँ से ऐड करोगे अपने नोट्स में, वो भी आपका काम आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अगर देखना है तो, वरना क्यों अपने टाइम को वेस्ट करोगे, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम GS1 की बात करें, जिसे हम बोलते हैं जनरल स्टडीज, शायद आपको पता है कि यूपीएससी एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ना। तो उसमें 2 एग्जाम इसका होता है, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का, एक इंटरव्यू, उसको हम हटा देते हैं। प्रीलिम्स मेंस की बात करें तो हम मेंस की आज हम बात करने वाले हैं। जीएस की बात करें तो भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, ठीक है, और भूगोल के बारे में जानेंगे, और इसमें और समाज के बारे में। इसमें 3 चीज़ आता है, क्या आता है, एक हिस्ट्री आता है, एक ज्योग्राफी आता है और एक इंडियन सोसाइटी आता है। इन 3 चीज़ पे आपको ध्यान देने की इसमें ज़रूरत होती है। सवाल एक आता है कि इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन याद रखिएगा GS1 जो होता है सामान्य अध्ययन 1, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन उतना नहीं आते जितना हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा। जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जरूर बनाऊंगा, जो मैंने अभी तक सीखा है। पहली बात करें हम कला और संस्कृति के बारे में, ध्यान से मेरे भाई वीडियो को देखना, ठीक है। कला और संस्कृति की बात करें, यानी आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आप देखते होंगे आर्ट एंड कल्चर का टीचर बहुत खूब पढ़ाते हैं, लेंदी तरीके से पढ़ाते हैं। आप इतने पढ़ते हो, क्वेश्चन आप देखोगे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर साल का क्वेश्चन उठा के देखो, क्या 4-5 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। बस अब क्या ध्यान देना है कि भारतीय कला का परिचय 11th क्लास का बुक आता है, और आप उसको बढ़िया से पढ़ लो। अब मेन जो की पॉइंट है उसको नोट कर लो। कभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप दिल्ली से लेकर के, मान के चलो आप मुंबई तक यात्रा करते हो, आपसे कोई पूछेगा आपने दिल्ली मुंबई में आपने क्या देखा, तब पूरा कहानी बताओगे। मतलब 10 घंटा यात्रा करोगे, 10 घंटा बताओगे। 12 घंटा का आपका यात्रा होगा, 12 घंटा बताओगे, नहीं बताओगे ना। आप उसमें की पॉइंट देखोगे कि मैं कौन कौन चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है, वो चीज़ें बताओगे। उसी तरह आप नोट्स बनाने के वक्त भी करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जो सब मतलब लाइन से लेने भाई लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो ये आपका नोट्स नहीं, वो तो बुक हो जाएगा। जिस तरह आपने यात्रा किया, 10 घंटा लगा, बताओगे 10 घंटा बताओगे। अब ये 5 मिनट में बता सकते अपनी बातों को, कब बता सकते हो, जब आप उस मेन पॉइंट को धरोगे। मैंने ये चीज़ें देखा, ये चीज़ें देखा, ये चीज़ें खत्म हो गया। दूसरी चीज आता है नितिन सिंघानिया का बुक, बहुत बेस्ट बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो और देखते हो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट बताते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कभी भी चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि यूपीएससी एक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम है। जो एग्जाम एक समझ एग्जाम है, ना कि रटने वाली तोता को एग्जाम नहीं है ये। अगर कोई इंसान खूब पूरा हर तिथि को रट लिया है, समझो अच्छा है, तेज है बंदा, लेकिन निकलना मुश्किल है। प्रीलिम्स निकालेगा, मेंस तो जिंदगी में कभी नहीं निकला, क्योंकि ये एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम है। ये रटने वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप सीसेट के पेपर भी देखोगे, जब आप पढ़ोगे कम्प्रीहेंशन, तब आपको पता चलेगा क्या है ये कम्प्रीहेंशन। वो आपको सिखाएगा कि वाकई कभी भी याद करने की जरूरत नहीं, अपनी समझ को विकसित करना है, अपनी IQ लेवल को बढ़ाना है। इसमें तीसरा चीज़ आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमेशा याद रखिएगा। पहला हमने इसमें बताया भारतीय कला का परिचय, NCERT, आप 11th का पढ़ोगे। दूसरा नंबर हमने बताया नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ोगे। और तीसरा नंबर सेल्फ स्टडी, आपने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा। याद रखिएगा, भारत में पूरी भारत में एक बहुत बड़ा एक क्रांति आ चुका है, आप जानते होंगे, KGS खान ग्लोबल स्टडी, जो बहुत अच्छी तरीके से उसका स्टडी मटेरियल है। आप अगर पढ़ते होगे तो बनाते होगे, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हो। अगला बात है CCRT, ये एक वेबसाइट है जो आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए मदद करेगा। कम से कम आप हफ्ता में एक दिन सिर्फ संडे को रखो, क्या करो, CCRT वेबसाइट पे जाओ, आराम से जा करके चीज़ों को उसमें देखो, कौन कौन चीज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो चीज़ों का आप उसमें सेल्फ अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस CCRT वेबसाइट के बारे में देखनी है। दूसरी बात हम करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद। मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊं तो आप एंशिएंट पढ़ते हो, उसके बाद मेडिवल पढ़ते हो, उसके बाद वर्ल्ड, उसके बाद आप मॉडर्न पढ़ते हो, लेकिन आप गलत करते हो। पहले आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। पढ़ने का तरीका बदलो, आपका
पूरा नज़रिया बदल जाएगा। नज़रिया बदलोगे नज़ारे बदल जाता है ना, उसी तरह पढ़ने का तरीका बदलोगे ना, सब कुछ बदल जाएगा मेरे भाई, सब कुछ, मेरे प्यारे भाई, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे ऊपर विश्वास करो। अगर विश्वास करके आए वीडियो देख रहे हो तो मैं पूरे आपको विश्वास के साथ करता हूँ। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा। शायद हमारे पास इतनी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम एक दिन जरूर लाइव आएंगे और हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास देखें तो हमारा अतीत, पहला इसमें आपको देखो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको न्यू से, यानी कि शुरू से पढ़ना है, ठीक है। हमारा अतीत जो है 8 क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री है ना। तो 8 क्लास के बुक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खूब बढ़िया से एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ये 5 घंटे में तो आराम से पढ़ लोगे उसको, ठीक है। मैंने उसको मात्र 4 घंटे में पूरी किताबें पढ़ी है, लेकिन टोटल मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा है जो हमारे लिए ज़रूरत था। आगे बात करूं तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय आप देखेंगे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में 12वीं क्लास के पार्ट 3 आता है, उसको पढ़ो, बहुत मस्त बुक है, वो पढ़ना आपको जरूरी है। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम के पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत के इतिहास। उसके बाद स्पेक्ट्रम का पढ़ोगे नहीं बल्कि नोट्स भी बनाओगे, मेन जो पॉइंट है वो नोट्स आपको क्या मेंस में काम आएगा, आपको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में उतना काम नहीं आएगा। लेकिन बिपिन चंद्र का याद रखिएगा, बिपिन चंद्र का एक बुक आता है बिपिन चंद्र का, वो भी पढ़ो, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम जो है ना प्रीलिम्स के लिए है, और जो बिपिन चंद्र का बुक है आधुनिक भारत के इतिहास वो आपके मेंस के लिए है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, स्पेक्ट्रम और कौन सा, बिपिन चंद्र का। याद रहेगा, आपको याद रहेगा ना। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगर हम सी नंबर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में जानना है। भाई देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद हुआ तो उसके बारे में हम तो जानेंगे ना, जानेंगे कि नहीं, आज़ाद कैसे हुआ, तो उसके लिए अब जाना पड़ेगा आपको पॉलिटी में जाओगे तब स्वतंत्रता के बाद भारत का जो राजनीति है, कैसे इंदिरा गांधी ने शासन किया, कैसे कांग्रेस ने आगे चल के अपने आप को आज़ादी के बाद एक राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, कैसे उसके बाद बीजेपी आई, कौन सी राजनीतिक दल आया, स्वतंत्रता के बाद के आपको बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी के क्या कारण था, क्या उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ था, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ था, क्या हमारे स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ था, वो सब चीज़ें आपको उसमें मिलता है। बहुत अच्छी किताबें अब पढ़ना, मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसे में नहीं बता रहा हूँ अफवाहों में। यानी कि आज़ादी के बाद से भारत की राजनीति जो एनसीईआरटी भारत का पार्ट 2 पढ़ना है, बहुत बेस्ट किताब है, पढ़ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। मात्र 2 बार पढ़ना है, उसके बाद नोट्स उसको बना लेना है, सब चीज़ें नहीं बनाना है, जो मेन पॉइंट हो। मैं बोला ना आपको, यात्रा करोगे तो आप पूरी तो यात्रा किसी को नहीं बताओगे अपनी जर्नी, मैंने ये किया वो किया, सिर्फ आप शॉर्टकट बताओगे, तो वही आपको नोट्स उसी तरह बनाना है, हमेशा याद रखना। आगे हम बात करें तो आज़ादी के बाद का भारत का जो इतिहास होता है ना, आज़ादी के बाद का भारत जो है वो किताब है बिपिन चंद्र का। ये किताब बिल्कुल मेरे भाई पढ़ना, आज़ादी के बाद का भारत जो है वो किताब है बिपिन चंद्र का, वो किताब पढ़ना। बस आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपका क्लास नोट्स है तो वाह, क्लास नोट्स है ना तो ये सब चीज़ें पढ़ लो बिपिन चंद्र का, क्लास नोट्स में पूरा रिवीजन कर दो, पूरा ध्यान दे दो, सिर्फ एक बार पढ़ो और उसी पर पूरा डिपेंड हो जाओ। मैं कहता हूँ यार एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं, आराम से निकालोगे, लेकिन आप भटक जाते हो रास्ते, वो जाते हो, सब रास्ते पकड़ते हो, जाना एक जगह है, सब उस पर जाओगे, आधा फिर आओगे वापस, फिर वापस आओगे, एक रास्ते पकड़ो, आज नहीं तो कल जाओगे मेरे भाई, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। बस कहती है सफलता, लगे रहो मेरे भाई, विश्वास रखो अपने आप पे, अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि दूसरों किसी विश्वास करोगे ठीक है, लेकिन याद रखना कि अंधेरे में परछाइयाँ भी अपनी साथ छोड़ देती है। खुद की परछाई जो होता है ना, खुद की जो परछाई है वो भी अंधेरा में साथ छोड़ देती है। ये दुनिया कौन पूछता है, ये दुनिया आपको आपके सामने बड़ाई करेगा, पीछे से आपकी बुराई करेगा, पीछे से बोलेगा अरे ये बंदा बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको उपाय करना पड़ेगा। अब ये बुराई मतलब सोच लो, बुराई बहुत लोग मिलेंगे करने वाले, बुराई भी एक अच्छी चीज़ है, आपको सफलता में क्या बोलती है, फायदा होता है। आगे हम बात करें विश्व के इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमेशा आप याद रखेंगे, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो नहीं पूछते हैं, सिर्फ मेंस में पूछा जाता है क्वेश्चन। विश्व के इतिहास के कुछ विषय जो आपका है एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है। और अर्जुन देव का द्वारा बुक लिखा गया, वो भी किताब पढ़ सकते हो आप। और नॉर्मन लो द्वारा एक किताब लिखा गया है, वो भी नॉर्मन लो की किताब है, वो भी विश्व के इतिहास के लिए पढ़ सकते हो। क्योंकि विश्व के इतिहास से आपको मेंस के लिए आप क्लास नोट्स कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ते होगे तो वो काफ़ी है आपके लिए। ये झमेला ये मत अपने पास रखना कि विश्व इतिहास के लिए ये बुक है, मैंने बता दिया आपको, चूँकि ज़रूरत है नहीं। अगर कहीं आप जैसे मणिकांत सर का बुक है, बहुत अच्छे उनका है ना,
अगर आप किसी टीचर से पढ़े हो तो उसी का सिर्फ, क्योंकि देखो एक टीचर जो होता है ना वो बहुत बड़ी सागर होता है, वो कितनी किताबें पढ़कर वो पढ़ाता है, तो उसके नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। कोई टीचर नहीं चाहता है कि मैं उल्टा सीधा पढ़ा दूँ, तो फिर उसके पास कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी दिमाग लगाते हैं, है तो दिमाग कुछ नहीं, लगाना शुरू कर देते हैं, तो हम जाकर असफल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास आता है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। देखिए प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या देखना है, अब ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली चीज, इसमें न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करनी, उसके बाद आप ओल्ड पढ़ोगे। ओल्ड कौन सा पढ़ना है ये भी बताऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना प्राचीन इतिहास में, सबसे ज़्यादा बच्चे प्राचीन में और मध्यकालीन में बोलते हैं कि क्या हम ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े, ओल्ड पढ़े तो कौन पढ़े, न्यू पढ़े तो कौन पढ़े, ओल्ड पढ़े तो किस प्रकाशन का पढ़े, किस लेखक का पढ़े, किस राइटर का पढ़े, और न्यू पढ़े तो किसका पढ़े। भाई कुछ नहीं करना है आपको। ये जो होता है ना, ये यूट्यूब वाले होते हैं, आप जाओगे उसमें बोलेगा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये सब अपने अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, ये किसी का फ़ायदा नहीं देखते हैं। उनको व्यू चाहिए, उनके पास पैसा आएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ ओल्ड न्यू में कुछ नहीं रखा है। क्या रखा है इस पर ध्यान दो। पहली चीज़, न्यू में एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ोगे, 7 पढ़ोगे। 6 का क्या, प्राचीन इतिहास में आपको बारे में बताता है, अखेटक क्या होता है, संग्राहक मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें में बारे, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लोगे काफ़ी। उसके बाद कुछ जानकारी आपको उसमें से मिलने वाला नहीं है। थोड़ी कहानी आपको अंडरस्टैंडिंग पे मतलब एक बेस बन जाएगा, बस यही है 6 में। 7 आपका मध्यकालीन है, उसमें थोड़ी सी आपको बेस बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। अब जाओगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय 12, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 12 के जाओगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल पढ़ना। पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी तरीके से पढ़ना। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप उसका नोट्स बना लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, की पॉइंट को सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी में आर एस शर्मा का एक बुक आता है, आप उसको पढ़ना, ठीक है। और ओल्ड एनसीईआरटी में मध्यकालीन भारत, देखिए आर एस शर्मा का ये प्राचीन इतिहास है, याद रखना ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। प्राचीन इतिहास याद रखना, प्राचीन इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा का पढ़ना है। और ओल्ड एनसीईआरटी ही मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है आपको पढ़ना है सतीश चंद्र का। और एक बात याद रखिएगा, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, लगभग आप मान के चलो 30-40 पेज का नोट्स बना लोगे, अच्छी बात है। उसके बाद आप सारी चीज़ें पे जाकर एक मेरी बात याद रखना, किसी इंस्टीट्यूट का आप क्या करना, नोट्स ले लेना। क्या लेना, नोट्स। अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो नोट्स बिल्कुल लेना किसी इंस्टीट्यूट का, और उसको बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया से समझना, हर एक पॉइंट को देखना। अगर आप पढ़े हो कहीं से तो आपके लिए तो और फायदा होगा। उस लेक्चर को और एक बार देख लेना, थोड़ा ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ा करके, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, अब चलते हैं भूगोल पे, उसके बाद हम समाज पे चलेंगे, ठीक है। भूगोल पर हम पहले समझते हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। हमारा पर्यावरण 7 का पढ़ना है, हमारा पृथ्वी और हमारा आवास 6 का पढ़ना है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, आपको बताएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। आप इसमें चीज़ें देखोगे, क्या देखोगे, पहली चीज़ उसमें देखोगे वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ोगे, है ना, ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ोगे। और इसमें क्या चीज़ देखोगे, नीचे आओगे तो भौतिक के भूगोल का मूल सिद्धांत एनसीईआरटी 11th का पढ़ोगे, और मानव भूगोल का मूल सिद्धांत किसका पढ़ोगे, तो 12th का पढ़ोगे। याद रखना, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत 11th का और मानव भूगोल का मूल सिद्धांत 12th का। ये दोनों किताब आपको पढ़ना जरूरी है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे मज़ा नहीं आने वाला है। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी भी इंस्टीट्यूट का फिर मैं बताता हूँ, आप नोट्स बिल्कुल लेना, नोट्स बिल्कुल लेना। क्योंकि याद रखना मेरे भाई, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार पढ़ने के लिए, वहाँ से आप बनाए हो सेल्फ नोट्स तो अच्छी बात है, और जो भी मटेरियल देते हैं उस पर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि सारे चीज़ों को उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है। मैं तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा होगा, इसलिए मैं बताने की बार बार इसको कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। तो मेरी बात को बार बार मैं बोलता हूँ कि आप ध्यान से वीडियो को देखो, हर एक चीज़ को लिखो, आपको बहुत काम आएगा। ये वीडियो आपको ये बकवास है, ये पैसे के लिए नहीं है, या आपको चेंज करने के लिए है। ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डालता हूँ। मेरे 100 व्यू आते हैं, 2 ही 100 आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही डालता हूँ जो आपके लिए ज़रूरत है और जो मैं भी कभी देख सकूँ इसको, इसलिए याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यानी कि हमने पहले क्या देखा, भौतिक भूगोल। अब हम देखेंगे भारतीय भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी देखनी, अब इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं। इसमें भारतीय भूगोल में क्या होता है कि आप पहले इसमें आप 8 क्लास की बुक पढ़ोगे, यानी कि बेसिक से शुरू करोगे। पहली चीज़, आप संसाधन और विकास 8 का बुक पढ़ोगे, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या करना है हमें
कि भारतीय भूगोल जो है संसाधन और विकास 8 क्लास का है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया। अब समकालीन जो भारत का किताब है पार्ट 2 10th क्लास का, इसको पढ़ना है। फिर भारत भौतिक पर्यावरण 11th का पढ़ना है। फिर भारत लोक और अर्थव्यवस्था 12 का पढ़ना है। और इसमें आपको करंट अफेयर्स दोहराते रहना है, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आता है, पत्रिका आता है, वो न्यूज़ भी आपको देखते रहना है, ठीक है। जब डाउन टू अर्थ आप पढ़ोगे, या इसका चैनल भी है वहाँ पे भी, लेकिन इंग्लिश मीडियम है, तो ये चीज़ों का आप अपडेट करते रहोगे अपने नोट्स में, ठीक है। आगे चलिए हम बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो भारतीय समाज आता है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी क्या कहता है, इसमें समाजशास्त्र यानी समाज का बोध 11th क्लास का बुक पढ़ना है। भारतीय समाज 12 का बुक पढ़ना है। फिर भारत में सामाजिक पर्यावरण और विकास 12 का पढ़ना है। और खुद का, ये किसी इंस्टीट्यूट में आप होंगे तो वहाँ का आप नोट्स पढ़ सकते हो, या खुद का आप सेल्फ नोट्स कहीं से तो जरूर बनाए होगे, या आप पढ़े होगे तो बनाए होगे, उसको आप ध्यान दोगे। बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी एनसीईआरटी की किताबें होती है, जो आपको प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स को दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा आप याद रखना कि आपको भटकना नहीं है, रास्ते बहुत सारे हैं, बस उस रास्ते को आपको चुनना है जो आपको मंजिल तक ले जाने में मदद कर सकता है। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो बिल्कुल आप कमेंट करना, और या जाना आप अबाउट सेक्शन में, यहाँ से आप पूछ सकते हो हमसे। मैं आपको बिल्कुल आपके जवाब देने का, अगर कमेंट कभी चेक करूँगा तो मैं आपको जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और इसलिए आप बिल्कुल दम शिद्दत के साथ अपनी प्रिपरेशन ध्यान से करो और मेहनत करो। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी, ये फिक्स है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सर बार बार कहते हैं मिलेगी सफलता, बिल्कुल मिलेगी। भारत के हर एक युवा में, अपने आप में भारत के हर एक युवा साइंटिस्ट है। मैं दोस्तों अपने अब वीडियो को समाप्त करता हूँ, और लास्ट में यह कहूँगा, बेहतर की बेहतर से तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, है ना। टूट जाते हैं पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।